जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं की पॉलिटी अर्थात आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अध्याय 2 अर्थात सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली को आसान भाषा में इस नोट्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चूँकि आपके परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है, अतः आपके पास समय का अभाव है और ऐसे समय में पूरी किताब को पढ़ना संभव है नहीं। तो प्रयास कीजिए हमारे इस नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आप मेरे इस नोट्स को अपने कॉपी में हूबहू लिख भी लेते हैं तो ये आपके एक फेयर कॉपी के रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम आपको इस अध्याय को बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके अध्याय का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, तो हम इसको दो भागों में सबसे पहले बांटेंगे समझने के लिए। ठीक है, पहला संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर चीज़ समझाने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। संघात्मक शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों या राज्यों में के बीच बटी रहती है। जैसे हमारा देश भारत, अमेरिका, कनाडा, यानी भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जिस तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं वो संघात्मक शासन व्यवस्थाएं कही जाती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास भी कुछ पावर होता है, राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर होती है और उसके भी विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में सत्ता को बांटा जाता है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा व्यवस्था आता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था वैसी व्यवस्थाएं होती है जहां सत्ता जो होता है केंद्र सरकार में ही निहित होती है। ठीक है, अर्थात शासन का एक ही स्तर होता है। जैसे ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन एक ऐसा देश है, यानी ब्रिटेन में पूरी की पूरी शासन व्यवस्था जो होती है वो केंद्र के अनुसार ही चलाई जाती है, यानी पूरा व्यवस्था केंद्र पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्र के माध्यम से लिए जाते हैं। परंतु हमारे देशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे देशों में प्रधानमंत्री को भी कुछ पावर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री को भी कुछ पावर दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, यानी मुखिया, सरपंच, विधायक, इन सभी को भी कुछ कुछ पावर दिए गए हैं, जिसे हम लोग विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं कि जब हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था को ही बारीकी से पढ़ेंगे। और चूँकि इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसकी कुछ खास बातें होंगी और हमारे देश में जो भी चीज़ें लागू होती है वो कहीं ना कहीं खास ही होता है। तो हम लोग इस व्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो जानते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की खास विशेषताएं क्या होती है। तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषताएं होती है कि यहाँ पे एक लिखित संविधान होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश में है, यानी भारत में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत में है और लिखित संविधान है, सबसे बड़ी बात। और ब्रिटेन, जैसा कि आपने अभी देखा ऊपर कि एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण जो था ब्रिटेन, यहाँ पे जो है यहाँ पे अलिखित संविधान है, यहाँ पे कोई लिखा गया कानून नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई भी विवाद होता है तो हमारे यहाँ ये इसका निपटारा संविधान के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी खास बात होती है संघात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कि यहाँ पे दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार मतलब कि केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और ज़रूरत पड़े तो राज्य सरकार को भी, यानी केंद्र सरकार को भी, सभी को तोड़ करके अलग अलग भागों में बांट करके व्यवस्था को पुख्ता किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि यदि, सोचने वाली बात है, यदि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही हो तो सिर्फ केंद्र सरकार होने की वजह से जनता अपना समस्या किसको सुनाएगा। समझ सकते हैं आप, जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिल करके समस्या नहीं सुना सकता है ना। तो जनता क्या करेगा, अपने निचले स्तर के सरकार को अपनी समस्याएं सुनाएगा, वो सरकारें और उस अपने से ऊंचे वाले सरकार को सुनाएगी और धीरे धीरे चल के ये उच्च स्तर पे अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से निपटारा किया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री पूरे देश की समस्याएं सुनने लगी तो आप समझ सकते हैं क्या व्यवस्थाएं होगी हमारे यहाँ। ठीक है, इसलिए इस व्यवस्था की सबसे खास बात होती है कि यहाँ पे केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार होता है और ज़रूरत पड़े तो इसके अन्य टुकड़े भी होते हैं। ठीक है, जिसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण पे मैंने इसलिए
बार बार बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो हम लोग उसका जवाब देंगे कि जब सत्ता को अन्य भागों में जनता के ही हितों को देखते हुए तोड़ा जाता है, यानी केंद्र की कुछ पावर को लेकर के राज्य सरकार या उससे नीचे की सरकारों में बांटी जाती है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आपकी किताबों में परिभाषाएं भी दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। कहता है शक्ति का बंटवारा। ठीक है, शक्ति का बंटवारा मतलब क्या? अब जाहिर सी बात है, सभी सरकार अलग अलग हैं, सभी सरकार के पास कुछ ना कुछ पावर होगा। सभी सरकार को यदि पावर ना दिया जाए तो फिर वो सरकार किस काम की? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी सरकार के पास कितनी पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले केंद्र सूची, जिसको हम लोग संघ सूची के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संघ सूची या केंद्र सूची क्या होता है कि केंद्र सरकार जो होता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, तो ऐसे शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है कि केंद्र सरकार जो होता है, केंद्र सरकार को जो पावर दिया गया है, यानी प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे। ठीक है, 97 विषय थे। ठीक है, जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। 97 विषय में क्या क्या आते हैं? जैसे विवाह हो गया, रक्षा हो गया, संचार हो गया, यानी जितना भी मीडिया का पार्ट हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? केंद्र सरकार। यानी इससे संबंधित जो भी काम किए जाएंगे, या फिर विदेश नीति हो गया, देश की रक्षा करने का व्यवस्था कैसे दिखना है, ये सब निर्णय कौन लेगा? इस पे कोई आपत्ति आती है या फिर किसी तरह का निर्णय लेना है तो कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, तो इसी को केंद्र सरकार के जो पावर दिया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास जो पावर दिया गया है, उसी को जब एक सूची के तौर पे तैयार किया जाता है तो उसी को केंद्र सूची या संघ सूची कहते हैं। ठीक है, अगला आता है आपके सामने राज्य सूची। अब राज्य सरकार भी है तो इसको भी कुछ पावर ना होना चाहिए ना, यदि नहीं रहे तो फिर क्या दिक्कतें आएंगी? सरकार के पास यदि पावर ही ना हो तो सरकार किस काम की? मान लीजिए आपके पंचायत में मुखिया है, मुखिया जी को कोई पावर ही ना हो, सरपंच साहब को कुछ पावर ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा इस शासन व्यवस्था का? ठीक है, तो इसलिए राज्य सरकार को भी कुछ पावर दिए गए हैं, जिसमें 66 विषय पे कानून बनाने का इनको अधिकार है। इसमें आ जाता है आपका पुलिस, जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी राज्य का अपना अपना एक, मुंबई पुलिस, सभी अपने अपने राज्यों का अलग अलग पुलिस होता है। यानी पुलिस पे जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। यानी पुलिस से संबंधित जो भी बहाली हो, निर्णय हो, यानी उसको कोई पावर देना हो या फिर कोई पावर छीनना हो, किसी तरह की समस्या का देखभाल करना, तो वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, परंतु अब आपको यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि ये जो मैंने आपको बताया कि संघ सूची में 97 विषय हैं, आपको ये 97 विषय को भी याद रखना है। साथ ही साथ अब आपको याद रखना है कि केंद्र सूची या संघ सूची में 98 विषय हैं। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना था उस समय 97 विषय थे। ठीक है, उस समय दिया गया था 97 विषय, बाद में इस विषय को बढ़ा करके एक विषय इसमें जोड़ा गया और संघ सूची में अब 98 विषय हैं। यानी 98 विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सूची के पास, यानी केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो संघ सूची में अब कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। ठीक है, आगे राज्य सरकार के पास पहले 66 विषय थे, अब इस पे कानून बनाने का अधिकार कहीं कहीं पे आपको 62 विषय मिलेंगे, कहीं कहीं पे 61 विषय मिलेंगे। तो आपको यदि आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो आपको पूछा जाएगा वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 62 या 61 में जो ऑप्शन में मिले आप मार दीजिएगा। ठीक है, दोनों नहीं मिलेगा, ये तय है। कहीं पे 62 विषय दिए गए हैं, कहीं कहीं पे 61 विषय दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने विषय थे? 66 विषय थे। प्रारंभ में केंद्र सरकार के पास कितने विषय थे? 97 विषय थे। अब कितने हैं? 98 हैं। राज्य सरकार में यानी राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहले 66 थे, अब कितने हैं? 62 या 61 हैं। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची होता है क्या कि कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पे केंद्र सरकार को भी ज़रूरत है और राज्य सरकार की भी ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे समय में विवाद ना हो, यानी केंद्र सरकार कानून बनाए या राज्य सरकार कानून बनाए, इस तरह का विवाद ना हो, तो हमारे बुद्धिजीवी संविधान निर्माताओं ने एक निर्णय लिया कि एक समवर्ती सूची रखा जाए। ठीक है, अब समवर्ती सूची में ऐसे विषय को रखा जाएगा जिसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार की भी। ठीक है, तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिल करके जिस विषय पे कानून बनाए उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसे विषय पहले 47 थे, अब ये बढ़ करके 52 हो गए। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 हैं।
पहले संविधान समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे। पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक है, अब कितने हैं? 61 या 62 है। पहले केंद्र सूची में कितने विषय थे, यानी संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 थे। अब कितने हैं? तो वो बढ़ के 98 हो गए। ये तीनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपको समझने वाली बात यही थी कि केंद्र सूची में उस विषय को रखा जाता है जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में वैसे विषय को रखा जाता है जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा जाता है जिसमें दोनों मिल करके कानून बनाती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं पढ़ रहे थे हम लोग, किस चीज़ की विशेषता था कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, ये पॉइंट आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ाई जा रही है, जिसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा आपको लिखित संविधान, दोहरी सरकार व्यवस्थाएं, दूसरा पॉइंट था तीसरा शक्ति का बंटवारा, और शक्ति के बंटवारा को हम लोग 3 भागों में बांटे, केंद्र सूची यानी संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची, जिसमें विषयों की संख्या भी मैंने आपको बताया। आगे हम लोग इसके खास बातें को जानेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की खास बात यानी विशेषताएं होती है कि यहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिकाएं होती है। ठीक है, अब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या मतलब कि यहाँ पे जो भी घटनाएं घटेंगी या फिर किसी भी तरह का निर्णय लेना हो, संविधान को पालन करवाने के लिए जो भी निर्णय लेना हो, उसका देखभाल कौन करेगा, उसके ऊपर निर्णय कौन लेगा। हर जाहिर सी बात है, यदि कानून व्यवस्था ना हो तो देश चलाना संभव नहीं है। ठीक है, तो संविधान तो बना दिया गया, लेकिन इसको फॉलो करवाएगा कौन? तो फॉलो करवाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की। ठीक है, न्यायपालिका मतलब ज्यूडिशरी, यानी ज्यूडिशरी मतलब कि जो न्यायालय होता है, जैसे हम लोग जज के बारे में पढ़ते हैं, वकील पढ़ते हैं। ठीक है, तो जज को मूल रूप से हम लोग ही चलते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र न्याय एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, ज्यूडिशरी। आगे इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का क्या मतलब? सर्वोच्च को 2 भागों में यदि हम लोग बांटते हैं तो सर्व और उच्च। ठीक है, यानी जो सब में उच्च हो, यानी सबसे ऊंचा न्यायालय। ठीक है, सबसे ऊंचे स्तर का जो न्यायालय होता है, यानी जब नीचे के न्यायालय से नहीं संभलेगा कोई चीज़ तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, और सर्वोच्च न्यायालय जिसका निपटारा करता है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है हमारे देश में? नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। आगे इससे नीचे का न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है, ये राज्यों में होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट यानी हम यदि बिहार में आप लोग हैं तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। ठीक है, आगे उसके बाद ऊपर का क्या था? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जाने आप लोग। इसके नीचे की स्थल की जो न्यायालय होता है वो जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, यानी हर एक जिला का अपना एक न्यायालय होता है। जिला में कई तरह की न्यायालय होती है, परिवार न्यायालय अलग होता है, उसमें जाइएगा तो आप लोग सत्र न्यायालय और इस तरह के कई सारे न्यायालय होते हैं। अलग अलग विवादों के निपटारा के लिए अलग तरह का न्यायालय होता है। ठीक है, उसके नीचे स्तर पे जब हम आते हैं, उसके नीचे स्तर पे जब हम आते हैं तो अनुमंडल न्यायालय आता है। ठीक है, अनुमंडल न्यायालय यानी जो हमारे अनुमंडलों में स्थित होता है। ठीक है, उससे नीचे जब हम आते हैं तो ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी का क्या मतलब? इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ये सभी पंचायत में होते हैं। सभी पंचायत में जो सरपंच साहब होते हैं, तो आप जैसे जानते होइएगा कि गांव का जो छोटा मोटा विवाद होता है, लड़ाई झगड़े हुए, तो उसको निपटाने का काम कौन करते हैं? उसके ऊपर पंचायत कौन बैठाते हैं? पंचायत जो बैठाया जाता है तो उसमें निर्णय कौन लेते हैं? सरपंच साहब लेते हैं। तो ग्राम कचहरी का जो होता है प्रधान कौन होता है? सरपंच साहब होता है, यानी वहाँ पे जज कौन हो गए? सरपंच साहब। ग्राम कचहरी का जज कौन हो गए? सरपंच साहब। ठीक है, तो ग्राम कचहरी सभी पंचायतों में होते हैं। ठीक है, और ग्राम कचहरी के पास भी उतना ही पावर है जितना एक न्यायालय के पास है, यानी छोटे मोटे घटनाओं का निपटारा कौन कर सकते हैं? ग्राम कचहरी के प्रमुख जो हेड होते हैं, क्या यानी सरपंच साहब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? उसके बाद आता है आपका स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। स्थानीय स्वशासन होता है कि जब लोकल गवर्नमेंट, जैसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या जानते हैं? वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, जिला अध्यक्ष, ये सब जो होता है ये स्थानीय स्वशासन के भाग होते हैं।
स्थानीय स्वशासन मतलब वैसी शासन व्यवस्था, वैसी व्यवस्था जहाँ का जो देखभाल है कौन करे, वहाँ की जनता करे या उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करे। इस व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ये आता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, शायद आपको सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, अपर लेवल की बात है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। फिर भी पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन होता है वो 2 स्तर की होती है। मतलब 2 स्तर मतलब क्या कि नगरों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती है और गांव के लिए अलग व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, नगर मतलब शहर और गांव। ठीक है, गांव के लिए जो व्यवस्थाएं होती है वो अलग तरह की होती है और शहर के लिए थोड़ा अलग होता है। लेकिन व्यवस्थाएं अलग जरूर होती है, पद का नाम अलग जरूर होता है, लेकिन काम कितना है, जितना गांव के हेड को है उतना ही नगर के हेड को है। ठीक है, मिला के पावर दोनों के पास सेम है। ठीक है, अब हम लोग नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। इसमें होते हैं नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर परिषद और आता है नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत के कितने अंग होते हैं? नगर पंचायत में सबसे उच्च स्तर पे होते हैं अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद उसके कार्यपालक पदाधिकारी जितने भी होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, दूसरा आता है आपका नगर परिषद। नगर परिषद के कितने अंग हैं? इसमें आता है आपका नगर पार्षद, उसके बाद उसमें जो समितियां चुनी जाती है आपके द्वारा वो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, ये सभी जनप्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद आता है आपका नगर निगम। ठीक है, नगर निगम में कौन कौन आते हैं? महापौर एवं उपपौर, नगर निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति मतलब जो सजेशन देता है, सलाह देता है। उसके बाद नगर आयुक्त। ठीक है, ये सभी जो होते हैं नगर निगम के अंग होते हैं। नगर परिषद के अंग कौन कौन होंगे? नगर पार्षद, विभिन्न समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। और नगर पंचायत के कौन कौन होंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण स्वशासन यानी गांव के स्तर की सरकारें। ठीक है, गांव के स्तर, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आसान रूप पे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिएगा ताकि आपके कॉपी में आसानी से लिखा जा सके। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, इस तरह का कॉलम आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण शासन व्यवस्था। ठीक है, ग्रामीण में अब गांव में क्या क्या होता है, गांव को कितने भागों में बांटते हैं, तो ग्रामीण में क्या आता है कि सबसे पहला आता है आपका ग्राम पंचायत, फिर आता है पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तो आप लोग भली भांति समझते होंगे। ग्राम पंचायत के में कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत के क्या क्या है? ग्राम सभा, आगे आता है मुखिया, ग्राम कचहरी मतलब सरपंच साहब का जो हो गया, उसके बाद ग्राम रक्षा दल, उसके बाद ग्राम पंचायत के सचिव। ठीक है, आगे आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति के अंग कौन कौन है? उसमें प्रमुख हो जाते हैं, उप प्रमुख हो जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य हो जाते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको हम लोग बीडीओ साहब कहते हैं। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही बीडीओ उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। बीडीओ को पूर्ण रूप में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, उसी को हिंदी में प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पंचायत जब चुनाव होता है मुखिया का, तो उसके साथ पंचायत समिति का चुनाव होता है, पंचायत समिति सदस्य का। ठीक है, और इसी में से जब जितने पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं उसी में से किसी को एक प्रमुख बनाया जाता है चुन करके, और एक उप प्रमुख बनाया जाता है जो उनके हेड के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जिला परिषद। जिला परिषद का भी चुनाव होता है, उसमें जब चुन करके सब आते हैं तो फिर उसी में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है, बाकी समितियों के अंतर्गत आते हैं और विकास आयुक्त इसके सहयोग में आते हैं। ठीक है, सॉरी, आगे हम लोग जानेंगे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन मैंने पहले ही आपको बता दिया। स्थानीय स्वशासन में क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र का शासन उस क्षेत्र के लोगों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये उत्तर एकदम हूबहू लिख देना है। यदि आप अपने भाषा में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रयास कीजिए कि परीक्षाओं में अपने भाषा में उत्तर लिखने का, इससे आपको आपके एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको खुशी मिलती है कि चलो बच्चा ने अपना मेहनत किया और आपको बोनस के तौर पर नंबर मिल सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय निकाय। अब ग्रामीण स्थानीय निकाय में क्या क्या होता है, तो इसका स्तर होता है सबसे पहला गांव, जो कि ग्राम मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं गांव, उसके बाद प्रखंड और उससे ऊपर आता है जिला। ठीक है,
अब ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, ठीक है, ग्राम जो होता है, पंचायत जो होता है, गांव जो होता है, यानी ग्राम, इसका निकाय क्या नाम होता है, ग्राम पंचायत। और इसके जो हेड होते हैं वो मुखिया जी होते हैं, ठीक है, यानी पंचायत के हेड कौन होते हैं, मुखिया जी होते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का, यानी एक बार चुनाव जीत गया है तो ये 5 वर्षों तक शासन करते हैं। अब ये 5 वर्षों में अच्छा काम करे, खराब काम करे, अगर अच्छा काम करेंगे तो दूसरी बार बनेंगे, नहीं तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। दूसरा आता है आपका प्रखंड। प्रखंड के निकाय का नाम क्या होता है, वो पंचायत समिति होता है। और इसके हेड होते हैं प्रमुख, जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया। और इनका भी कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। उसके बाद आपका आता है जिला। जिला में कौन होते हैं, निकाय का नाम क्या होता है उसका, जिला परिषद। उसके हेड होते हैं जिला परिषद अध्यक्ष, जो कि सभी जिला परिषद के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष। और इनका कार्यकाल भी जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं, आगे आता है आपका शहरी स्थानीय निकाय। इससे पहले हम लोग पढ़े गांव का, अब शहरी स्थानीय निकाय पढ़ेंगे। शहरी स्थानीय निकाय में क्या होता है कि शहर भी कई तरह के होते हैं, छोटा शहर, बड़ा शहर, और उसके बीच का जो होता है वो, ठीक है। तो जहाँ पे जनसंख्याएँ 12,000 से 40,000 के बीच हो, ठीक है, जहाँ जनसंख्या, जिस शहर में जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो, तो इसे कस्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है। और इसके निकाय का नाम जो होता है नगर पंचायत होता है। और इसके जो प्रमुख या प्रधान होते हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं। और इनका कार्यकाल भी जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। आगे होता है आपका, जहाँ का जनसंख्या 40,000 से लेकर के 2 लाख तक का हो, ठीक है, जहाँ का जनसंख्या 40,000 से 2 लाख तक का हो, उसे छोटा शहर कहते हैं। और यहाँ का जो नगर निकाय का नाम होता है वो नगर परिषद होता है। और इसके हेड जो होते हैं नगर परिषद अध्यक्ष या मुख्य पार्षद होते हैं इन्हीं को। और वही इनका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। इसके बाद आपका आता है बड़े शहर। बड़ा शहर मतलब क्या, जहाँ का जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो, ठीक है, जहाँ का जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो, उसके निकाय का नाम जो होता है नगर निगम होता है। और यहाँ के जो हेड होते हैं वो महापौर या मेयर होते हैं। और इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। आगे हम लोग जानेंगे स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जो होता है, जो कि हम लोग ग्राम और शहर के स्तर पर देखें, गाँव या शहर के स्तर पर देखें, तो उसका कार्य क्या होता है या फिर उनके आय का सोर्स क्या होता है, रुपये कहाँ पे से आते हैं, ठीक है। तो इनके आय का जो सोर्स होता है वो क्या होता है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान या अनुदान एवं विभिन्न प्रकार के कर, यानी सरकार के द्वारा इन्हें टैक्स दिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ कमीशन भी दिया जाता है, यानी अनुदान या अंशदान दिया जाता है, ठीक है। कुछ पेमेंट इनका कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आगे इसमें क्या आता है कि जैसे जल कर हो गया, यानी पानी पे जो टैक्स दिया गया, बिजली कर हो गया, पानी पथ कर हो गया, यानी रोड पे जो टैक्स मिला, मनोरंजन, वाहन कर, आवास कर, इस तरह के जो कर होते हैं इसी से इनका कमाई होता है, ठीक है। इनका जो आय का स्रोत होता है वही सब होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका काम क्या है, यानी जो भी इस स्तर की सरकारें हैं इसका काम क्या है। तो काम इनका क्या क्या है इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जिम्मेदार नागरिक हैं, ठीक है। और जिम्मेदार नागरिक का काम होता है कि समाज में कोई क्या अच्छाइयाँ हो रही है, क्या बुराइयाँ हो रही है, उस पर नज़र रखना। तो आपको नॉलेज रहेगा तब तो नज़र रखिएगा ना। तो इनके कार्य क्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो इनके कार्य होते हैं तथा निकाय के लिए योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना, यानी जो भी निकाय इनका दिया गया, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, जो भी हो, तो वहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, वहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए योजना बनाना और वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक है। जैसे कृषि, शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण का विकास, सड़क निर्माण, रोशनी प्रबंधन, पीने के पानी का कर निर्धारण, ये सब टैक्स निर्धारित करने का काम किसका होता है, इन्हीं निकाय के अध्यक्ष का होता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि आगे क्या है, आपका एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि कहता है शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय के क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन उनके अधिकार एवं कार्य एक जैसे हैं, सिर्फ प्रधानों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने आपको बताया इससे पहले कि सभी का नाम भले अलग हो, काम करने का जो तरीका होता है, अधिकार और कार्य क्षेत्र जो होता है वो सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमें लगता है कि आपकी इस अध्याय का जितने भी मुख्य पॉइंट है परीक्षा के नज़र से देखते हुए ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपके इस अध्याय में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जो कि आपके परीक्षा के नज़र में आए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस अध्याय से मुख्य प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। परीक्षा की नज़र से हमें बेहतर तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस अध्याय से आपके जो मुख्य प्रश्न होते हैं वो आपका आता है
क्या आपको पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में कि नगर पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो हमने आपको इससे पहले अभी बताया नगर पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, नगर पंचायत देख लेंगे यहाँ से, नगर पंचायत के प्रमुख अंग अभी हमने आपको जस्ट बताया था। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत ये हो गया नगर पंचायत के प्रमुख अंग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये भी मैंने जस्ट आपको बताया था। उसके बाद आपका आता है क्या कि ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। ये भी मैंने आपको अभी इससे पहले ऊपर बताया। ठीक है, कार्य और शक्ति। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न आता है यहाँ पे कि जिला परिषद के 3 कार्य को लिखें। यही सब कार्य होगा जो कि इसमें से आपको 3 को चुन के लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न एक आता है संघात्मक व्यवस्था या सरकार से, संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं। ये मैंने सबसे पहले आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, शुरू में ही आपको बताया था संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक सरकार क्या होती है। तो जहाँ पे सत्ता केंद्र सरकार के साथ साथ उसकी अन्य इकाइयों में, विभिन्न इकाइयों में या राज्य इकाइयों में बटी रहती है, तो उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसी को दोहरी सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 स्तर की सरकार होती है तो दोहरी सरकार, और यहाँ पे था 1 स्तर की सरकार तो इसको एकहरी सरकार कहते हैं। ठीक है, और संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण कौन कौन है, भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं। और एकहरी सरकार की व्यवस्थाएं यानी एकात्मक सरकार की जो व्यवस्थाएं होती है, इसका उदाहरण क्या है, ब्रिटेन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस अध्याय को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।